अभी जाकर देख। चाहिए नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने सेल के बारे में देखा था कि सेल में V इज इक्वल्स टू E माइनस हमारे पास I इंटू R। ठीक है, V इज इक्वल्स टू E माइनस I इंटू R। ये डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी को इंडिकेट कर रहा था। ठीक है, V इज इक्वल्स टू E प्लस हमारे पास जो IR है वो तुम्हारे पास चार्जिंग को इंडिकेट कर रहा था कि चार्जिंग ऑफ बैटरी हमारे पास ये है। ठीक है, यही दो मैंने अभी तक आपको बताए हैं। ठीक, अभी तक मैंने आपको जो है ओपन सर्किट वाला पार्ट अभी नहीं बताया है। ठीक, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट मैंने अभी तक आपको जो है नहीं बताए हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं पहले हम आगे की। तो सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ठीक, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स पहले, सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक, ये वही चीज है जो भी अभी हम लोग ने कैपेसिटर में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, आपको पता है ये बात। ठीक, कोई नई चीज नहीं है।
लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज पे लगे हुए हैं, ठीक। कुछ रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज पे लगे हुए हैं, ठीक। और ये रजिस्टर तुम्हारे पास R1, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3, रजिस्टर तुम्हारे पास कोई Rn, ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं ये एक बैटरी लगी होगी, ठीक। ये हमारे पास जो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तुम्हारे पास R2 होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 होगा, और ये तुम्हारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तुम्हारे पास Rn होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर सीरीज अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि करंट इन ऑल रजिस्टर्स, करंट इन ऑल रजिस्टर्स इज सेम, करंट इन ऑल रजिस्टर्स इज सेम, करंट सभी रजिस्टर पे सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि I1, I2, I3, ठीक, In सबके सब जो है I के बराबर होंगे, ठीक है। ये जो कैपिटल V है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय द बैटरी है, वो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक, अप टू सम Vn के बराबर रहेगा, ठीक है। और हमने इसको कन्वर्ट करना है किसी इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट में क्यों कन्वर्ट करना होता है? क्योंकि हमको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, सीधी सी बात है, हम वो तो करेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास जो है आर इक्विवेलेंट आ गया है, ठीक। और ये हमारे पास सेम बैटरी वी बी इक्वल्स टू वी आ गई है, ठीक। और ये हमारे पास करंट आ गया, तो हमने क्या इसके लिए क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू आई इंटू तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है। सो V1 क्या लिखा जाएगा बेटा, I1 इंटू तुम्हारे पास R1, बट इसे हम I इंटू R1 लिखेंगे। V2 क्या लिखा जाएगा, I2 इंटू तुम्हारे पास R2, बट इसे हम IR2 लिखेंगे। सिमिलरली Vn लिखा जाएगा In इंटू तुम्हारे पास Rn, दैट इज I इंटू Rn लिखेंगे, राइट। सो हमको पता है कि यहाँ पे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ठीक है ना। ये हो गया I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास I इंटू R1, I इंटू R2, ठीक, I इंटू R3, और ये I इंटू कितना Rn, राइट। सो हमने यहाँ से I को पूरा यहाँ से कैंसिल किया, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना आ गया, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस हमारे पास R3 अप टू तुम्हारे पास कितना Rn, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक। समझिएगा आगे बात। अब हमको ये पता है कि R इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, सो R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू अमंग, ठीक, लार्जेस्ट वैल्यू अमंग, लार्जेस्ट वैल्यू अमंग R1, ठीक, R2, ठीक, अप टू तुम्हारे पास कितना Rn, R1, R2, Rn तक जो बहुत सारी वैल्यूज हैं, इन सब में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है इससे भी ज्यादा बड़ा होगा तुम्हारे पास कौन, R इक्विवेलेंट इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। आई बात समझे, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो जो करंट होता है वो सभी रजिस्टर्स में सेम होगा, और इसमें और कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि क्या ऐसा हो सकता है कि करंट कभी सेम ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। करंट सीरीज में लगे हुए सभी रजिस्टर्स में हमेशा सेम रहता है। दूसरी बात, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, दैट इज V1, V2, V3 एंड Vn, क्या ये लोग बराबर हो सकते हैं? तो इसने ये कंडीशन बताया कि इफ तुम्हारे पास इफ R1 तुम्हारे पास R2 तुम्हारे पास R3 ये सब के सब जो है Rn सब के सब अगर R के बराबर हैं, तो उस केस में V1 और V2 और V3 और Vn सब V के सब तुम्हारे पास जो है V डैश के बराबर हो सकते हैं, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर R1 तुम्हारे पास R2 तुम्हारे पास R3 और तुम्हारे पास Rn के बराबर नहीं होगा, तो V1 V2 और V3 और तुम्हारे पास Vn लोग आपस में बराबर नहीं होंगे। आई बात हमने, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ऐसे डाल देते हैं एक आध पॉइंट, तो बच्चे को अगर पता नहीं होता तो वहां मामला गड़बड़ाता है।
मतलब सीरीज अरेंजमेंट में करंट सब पे सेम रहेगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो V1 V2 V3 Vn है, वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास R1 R2 R3 R4 अप टू Rn सबकी वैल्यू सेम हो जाए तो V1 V2 V3 V4 Vn सबकी वैल्यू सेम होकर के V डैश के कोई बराबर हो जाएगी। और अगर R1 R2 R3 बराबर नहीं होता है तो नहीं होगी। तीसरा पॉइंट जो इसमें समझने वाला है कि ये तुम्हारे पास वो अरेंजमेंट होता है जिसमें आर इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 R2 अप टू Rn की जो सबसे अधिक वैल्यू होती है उससे भी बड़ा वैल्यू होती है आर इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो ये तुमको इसमें नोट करना है। डायग्राम नोट कर लीजिए, मेन फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बस बाकी और कोई चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए। नहीं नहीं, वो वाली क्या तुमको दे ब्लैक में कंबल। लिख लिया तुमने? सर थोड़ा पीछे का भी एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। अभी इतना ही पढ़ाया बेटा, यही पढ़ाया बस, ऊपर कुछ है ही नहीं। ओके सर। ये सीरीज अभी बस इतना ही बताया, सीरीज के लिए ये बताया, फॉर्मूला वगैरह बताया, और कुछ नहीं बताया बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। बस इसमें आप मेन फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया है आर इक्विवेलेंट वाला, बस इतना याद कर लीजिए बस। बाकी इसमें कुछ आपको याद रखने का नहीं है, आपके लिए कुछ और कैसे काम करने की। ठीक, चलो अब बात आगे बढ़ाते हैं। तो बात बढ़ाते हैं किस पे, पैरेलल पे बढ़ाते हैं। ठीक, पैरेलल पे भी मैंने अभी आपको कैपेसिटर में भी सिखाया था, कैपेसिटर में कैसे बनेगा। तो समझिएगा जरा, इसमें भी मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो इंपॉर्टेंट बात बस आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये तुम्हारे पास कुछ रजिस्टर्स लगे होंगे आपस में पैरेलल में, ठीक। और यहाँ पे बैटरी लगी होगी, यहाँ पे, इधर, इधर और इधर, ठीक। अब ये कुछ रजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ रजिस्टर्स यहाँ पे इधर लगे हैं, कुछ रजिस्टर्स यहाँ पे इधर लगे हुए हैं, कुछ रजिस्टर्स यहाँ पे इधर लगे हुए हैं। और ये तुम्हारे पास जो है बैटरी है, ठीक। VV इक्वल्स टू V। जैसा कि हम जानते हैं कि इन पैरेलल, ठीक, इन पैरेलल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विल बी सेम। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूरी तरीके से जो है सेम रहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास कितना है, ये V1 है। ये तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास जो है V2 है। ये तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास V3 है। ये तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास Vn है, ठीक। अब ये V1 भी तुम्हारे पास किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। V2 भी किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। V3 भी किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। Vn भी किसके बराबर होगा, तुम्हारे पास जो है V के बराबर होगा, ठीक है। बैटरी जो तुम्हारे पास VB है वो तुम्हारे पास जो है V के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप बात को समझिएगा, यहाँ पे जो करंट निकलता है बैटरी से वो तुम्हारे पास डिवाइड होगा। मतलब इस पे कितना जाएगा, IN जाएगा। इस पे कितना जाएगा, I3 जाएगा। इस पे कितना जाएगा, I2 जाएगा। और इस पे कितना जाएगा, तुम्हारे पास I1 जाएगा, ठीक है। I1 I2 I3 IN करंट तुम्हारे पास होकर के जाएगा। सो करंट तो यहाँ पे डिवाइड होने का है, राइट। सो I1 प्लस तुम्हारे पास I2 प्लस तुम्हारे पास I3, ठीक है, ये तुम्हारे पास IN तक जाएगा, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू होगा I1 इंटू तुम्हारे पास R1, ठीक है।
और सिमिलरली V2 होगा तुम्हारे पास I2 इंटू तुम्हारे पास R2। सिमिलरली Vn होगा तुम्हारे पास जो है In इंटू तुम्हारे पास Rn, राइट। सो I1 को हम क्या लिख पाएंगे, V1 की जगह पे लिख सकते हैं V अपॉन तुम्हारे पास R1। I2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V अपॉन तुम्हारे पास जो है R2। एंड In की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V अपॉन तुम्हारे पास जो है Rn। अब मैं इसका एक इक्विवेलेंट लेकर के आऊंगा। जब मैं इसका एक इक्विवेलेंट लेकर के आऊंगा तो क्या होगा, इसका जो एक इक्विवेलेंट आएगा ये जो है यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट तुम्हारे पास आएगा। ये आर इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, जब भी आर इक्विवेलेंट रखेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेम बैटरी देनी चाहिए और सेम तुम्हारे पास करंट देना चाहिए, ठीक, और सेम तुम्हारे पास करंट आएगा। तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू तुम्हारे पास कितना आर इक्विवेलेंट, सो V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो I इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन तुम्हारे पास जो है R1, V अपॉन तुम्हारे पास जो है R2, सिंस V अपॉन तुम्हारे पास Rn। अब I की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, ठीक, एंड सो ऑन 1 अपॉन तुम्हारे पास Rn, राइट। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R1 के बराबर होगा, 1 अपॉन R2 के बराबर होगा, 1 अपॉन R3 बराबर होगा। इसमें क्या क्या पॉइंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपको पता है ये ऐसे होता है, आपने 12th में सीखा है, ठीक, तो आपको वैसे भी ज्यादा काम आने वाला नहीं है। मेन इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट होगा वो तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट ऑफ, वो तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट ऑफ R1 R2, ठीक है, अप टू Rn की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उससे भी तुम्हारे पास कम होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल रजिस्टर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल रजिस्टर्स तुम्हारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। करंट जो है वो तुम्हारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 वो तुम्हारे पास सम रहता है। इसने कहा कि करंट सेम हो सकता है क्या, इसने कहा कि I1 तुम्हारे पास I2 तुम्हारे पास I3 अप टू In हो सकता है अगर R1 तुम्हारे पास R2 तुम्हारे पास R3 सब तुम्हारे पास बराबर हो, ठीक है। और I1 तुम्हारे पास हो सकता है कि I2 के बराबर ना हो सकता है कि I3 बराबर ना हो। ऐसा तब होगा जब तुम्हारे पास R1 R2 और R3 के बराबर ना हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का क्वेश्चन आता है, राइट, ठीक, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो सभी ब्रांचेस में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाने वाला है। और अगर तुम्हारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टर्स नहीं लगे हुए हैं तो सभी ब्रांचेस पे करंट जो है वो अलग अलग जाएगा, किस पे ज्यादा जाएगा किस पे कम जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, पर बराबर तो नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पे करंट आता है तो वो करंट सेम रहता है, यदि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पे करंट आइडेंटिकल रेजिस्टर्स नहीं होते हैं तो भी करंट वापस सेम रहने वाला नहीं है। तो पैरेलल में आपको जो मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, पहली बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि आर इक्विवेलेंट यहाँ पे R1 R2 Rn सबसे छोटा होता है, ठीक। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टर्स का सेम होने वाला है, चाहे कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो जाए। करंट जो है वो तुम्हारे पास सभी ब्रांचेस में सेम हो सकता है बशर्ते सभी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होने चाहिए। और अगर सभी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स नहीं है तो करंट फिर तुम्हारे पास सेम नहीं होगा। तो यही दो तीन बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। डायग्राम बना लीजिए और फॉर्मूला लिख लीजिए बस। लिख लिया तुमने, चलिए नेक्स्ट लिख लेना तुमने, आगे बढ़े।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये तो चलो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये तो कोई नई बात है नहीं आपके लिए। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है अगर आपने उसको पहले नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। सेल्स इन कॉम्बिनेशन, सेल्स इन कॉम्बिनेशन। अब ये सेल्स इन कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक। सेल्स इन कॉम्बिनेशन में हम पढ़ेंगे सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल्स इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, बेनिफिट क्या नाम है, कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप, ठीक। कई सारी चीजें इसके अंदर है पढ़ने वाली। पहली बात तो ये समझिए कि अगर हम आपके सामने ये कोई एक सर्किट बनाए हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ई यहाँ पे आर रख दिया है, ये कैपिटल आर यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। और हम इस तुम्हारे पास ई और तुम्हारे पास आर के ग्रुप को घेर लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको ये कल पढ़ाया था कि इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं बैटरी। कहते हैं कैसे हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं तुम्हारे पास जो है बैटरी, ये तुम्हारे पास है बैटरी, ठीक है। जिसमें ये तुम्हारे पास कहलाता है क्या, ये कहलाता है ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता है। और ये जो छोटा सा बाजू में रखा रहता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। कई लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि हमेशा स्मॉल आर को क्या हमेशा नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेल से ही जोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, कहीं किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा करना है। तो आप चाहे तो इसको क्या नाम है ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक, आपकी मर्जी। आप आर को इधर बनाना चाहते हैं आप आर को इधर बना लीजिए, आप आर को उधर बनाना चाहते हैं आप आर को उधर बना लीजिए। इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। इसके लिए जो है मैं आपको प्रूफ भी दूंगा आने वाले समय में, जब मैं आपको केवीएल केसीएल पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका प्रूफ दिखाऊंगा कि बेटा आर चाहे इधर रख लो चाहे आर इधर रख लो, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो अच्छा, ये जो तुम्हारे पास होगा बैटरी के अलावा, बैटरी के अलावा सर्किट में जो कुछ भी होगा उसका नाम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, ठीक। बैटरी के अलावा तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा उसका नाम जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। अब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो सीरीज भी हो सकता है, वो पैरेलल भी हो सकता है, वो सीरीज और पैरेलल का अरेंजमेंट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बस मुझे इतना पता है कि मेरे इस डॉटेड डब्बे के अलावा जो कुछ भी इस दुनिया में है उसका नाम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। यदि वो एक है तो बढ़िया है, दो है तो फिर इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं, ठीक है। सीरीज है कि पैरेलल है कि कॉम्बिनेशन है कि मिक्स है, क्या है वो मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन को देख करके ये पता कर लूंगा कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब देखिए, हमें आपको क्या बताना, हमें आपको ये बताना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर, अगर किसी भी पर्टिकुलर बैटरी से तुमको पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट कौन सी प्लेट है, ये जो बड़ी वाली प्लेट है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट रहेगी और जो छोटी वाली प्लेट है वो हमेशा नेगेटिव प्लेट रहेगी, ये तो कभी चेंज होने वाला है नहीं। अगर किसी बैटरी के बड़ी प्लेट से करंट तुम्हारे पास बाहर निकलता है, ठीक है, बड़ी प्लेट से करंट तुम्हारे पास बाहर निकलता है, या फिर तुम्हारे पास इस बैटरी के जो बड़ी प्लेट है जो कि पॉजिटिव प्लेट है, करंट अगर इसमें तुम्हारे पास एंट्री करता है, बात समझिएगा, करंट अगर इसमें तुम्हारे पास जो है एंट्री करता है, ठीक है, तो इसका अलग अलग मीनिंग होता है। मतलब अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर निकलते हुए देखें तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ तुम्हारे पास बैटरी। और अगर पॉजिटिव प्लेट पे करंट एंट्री करते हुए दिखाई देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, चार्जिंग ऑफ बैटरी। यही वो तरीका होता है जिसमें, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सर्किट के अंदर वेदर मेरी बैटरी की चार्जिंग हो रही है वेदर मेरी बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। सो अगर मैं तुमसे कहूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास ए और बी के बीच में जानने का है तो तुम कहोगे V इज इक्वल्स टू ई माइनस तुम्हारे पास आई आर फॉर द डिस्चार्जिंग एंड V इज इक्वल्स टू ई प्लस तुम्हारे पास आई आर फॉर तुम्हारे पास चार्जिंग। इस बात का ध्यान रखा जाए, हम किसी भी पर्टिकुलर बैटरी पे चार्जिंग हो रही है कि डिस्चार्जिंग हो रही है इसका सिर्फ एकमात्र तरीका है, हम करंट की डायरेक्शन को देखें। अगर करंट हमारा पॉजिटिव प्लेट से बाहर की तरफ निकल रहा है मतलब बैटरी की खपत हो रही है, बोले तो डिस्चार्जिंग हो रही है, राइट।
और अगर हमारी पॉजिटिव प्लेट पे करंट एंट्री मार रहा है तो अपन बैटरी का चार्ज कर रहे हैं, वो हमारी चार्जिंग ऑफ द बैटरी हो रही है। तो हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, वो फलाना 3-4 बैटरी लगा करके हमको दे देगा इधर उधर, वो पूछेगा कि ये V1 V2 V3 V4 4 वोल्ट मीटर लगा दिए हैं, अब सबकी रीडिंग बताओ। अब सबकी रीडिंग तो हम तब बताएंगे जब हमको ये पता लगेगा कि डिस्चार्जिंग हो रही है कि चार्जिंग हो रही है। तो डिस्चार्जिंग हो रही है चार्जिंग हो रही है कैसे पता लगेगा? पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर भाग जाए तो वो डिस्चार्जिंग है, पॉजिटिव प्लेट पे करंट आ जाए वो तुम्हारे पास चार्जिंग कहलाता है। ठीक, अब और बात समझिए। पहले मुझे यहाँ पे आपको बताना है सपोर्ट कंडीशन। ठीक है, पहले मुझे आपको बताना है क्या? सपोर्ट कंडीशन और असिस्ट कंडीशन। अब ये सपोर्ट कंडीशन और असिस्ट कंडीशन क्या होता है? सपोर्ट और असिस्ट का मतलब होता है सहयोग करना। ठीक है, हम तुम्हारे सपोर्ट में, जैसा तुम कह रहे हो वैसा हम भी कह रहे हैं, ये होता है सपोर्ट का मतलब। तो मान लो कि तुम्हारे पास ये दो सेल लगे हुए हैं, तुम्हारे पास ये E और R, तुम्हारे पास E1 और R1 लगे हुए हैं, फिर तुम्हारे पास हमने E और तुम्हारे पास हमने R लगा दिया, ये हमने E2 और R2 को लगा दिया। अच्छा, फिर हमने लेट सपोज मान लो कि एक कॉन्फ़िगरेशन ये बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये तुम्हारे पास E1 R1, और फिर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन बना दिया है, तुम्हारे पास ये क्या है E2 और तुम्हारे पास R2। कोई दिक्कत तो नहीं? ये जो क्या नाम है E1 वाला है वो कह रहा है कि हम तो चाह रहे हैं करंट ऐसे जाएगा, और E2 वाला है हम भी चाह रहे हैं करंट ऐसे जाएगा। तुम दोनों लोग चाह रहे हो कि करंट तुम्हारे पास ऐसे जाएगा, हाँ। हम ये कह रहे हैं कि करंट तुम्हारे पास ऐसे जाएगा, और हम भी यही कह रहे हैं कि करंट तुम्हारे पास ऐसे जाएगा। तुम दोनों लोग चाह रहे हो करंट ऐसे जाएगा, इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। मतलब जो सेल नंबर 1 वाला E1 वाला है और सेल नंबर 2 वाला E2 वाला है, वो सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को। सपोर्ट कर रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, प्रमोटिंग द करंट। ठीक है, प्रमोटिंग प्रमोटिंग द करंट इन सेम डायरेक्शन, प्रमोटिंग द करंट इन तुम्हारे पास सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अगर तुम्हारे पास करंट को सहयोग किया जा रहा है, चाहे इधर किया जा रहा है चाहे उधर किया जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? सपोर्ट कंडीशन। ये हमारे क्या नाम है इस टर्मिनोलॉजी में सपोर्ट कंडीशन कहलाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक आता है तुम्हारे पास क्या? अगेंस्ट कंडीशन। फिर एक आता है तुम्हारे पास क्या? अगेंस्ट कंडीशन। अब सपोर्ट कंडीशन समझ में आई है तो अगेंस्ट कंडीशन अपने आप ही समझ में आ जाएगी। मतलब ये कि इस केस में ये तुम्हारे पास जो है E1 है, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है R1 है, और ये तुम्हारे पास जो है E2 है, और ये तुम्हारे पास R2 है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा स्मॉल R1 मेरे इस सेल की पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से क्या नाम है इधर जुड़ेगा कि इधर जुड़ेगा, ये तो मैटर ही नहीं करता, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि अगर मेरा ये वाला सेल कह रहा था कि मैं करंट इधर भेजना चाह रहा हूँ, ये वाला सेल कह रहा था कि मैं करंट इधर भेजना चाह रहा हूँ, तो मतलब तुम दोनों तो अपोजिट अपोजिट चाह रहे हो, है ना? ऐसा भी हो सकता था कि मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे बना दूं, ऐसा भी हो सकता था कि मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को तुम्हारे पास ऐसे बना दूं, ये तुम्हारे पास E1, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है E2, ठीक, और ये तुम्हारे पास जो है R2। ठीक है, ये चाह रहे हैं करंट को इधर भेजना और ये चाह रहे हैं करंट को इधर भेजना, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजना चाह रहे हो। तो इसका मतलब होता है कि when the direction of current is opposite, when the direction of current is opposite, when the direction of current is opposite, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगा तो सेल्स आर अगेंस्ट ऑफ ईच अदर, सेल्स आर इन अगेंस्ट कंडीशन। ठीक, सेल्स आर इन अगेंस्ट कंडीशन, ये तुम्हारे पास जो है अगेंस्ट कंडीशन पे लग जाते हैं। तो व्हाट इज द सपोर्ट कंडीशन, असिस्ट कंडीशन, और व्हाट इज द अगेंस्ट कंडीशन? सपोर्ट और असिस्ट कंडीशन वो कंडीशन है, ठीक है। अब मैं जरा इनकी भाषा में अगर बात करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े, है ना, जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े तो उसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट कंडीशन। जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े, या एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े, तो उसे हम लोग कहते हैं अगेंस्ट कंडीशन। तो सपोर्ट कंडीशन का सीधा सा मतलब है कि अपन दोनों चाहते हैं कि करंट एक दिशा में जाए, अगेंस्ट कंडीशन का सीधा सा मतलब है कि अपन दोनों चाहते हैं कि करंट जो है अपोजिट दिशा में जाए, दैट्स इट। इसे बोलते हैं असिस्ट कंडीशन, इसे बोलते हैं अगेंस्ट कंडीशन। लिख लीजिए इसको पहले।
क्लियर हुआ यहाँ तक बात समझ आई कि असिस्ट कंडीशन क्या है, अगेंस्ट कंडीशन क्या है? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इसी का हेल्प लेंगे पूरा का पूरा। बहुत सारे न्यूमेरिकल में हम इसी बात को पहचान करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिख लिया है सभी लोगों ने? नो सर, एक मिनट। हो गया सर। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, अभी तो हमने इसे बात बताई, अब हम सीरीज कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पे सीरीज कंडीशन की बात को समझिएगा। ये हमने अपना एक लगाया तुम्हारे पास E1, ये लगाया हमने R1, ये हमने क्या लगाया, ये हमने तुम्हारे पास लगाया, ये तुम्हारे पास जो है E2, ये तुम्हारे पास लगाया कितना R2, राइट। हमने यहाँ पे ये 2 सेल लगाए, 2 क्यों लगाए, 3 क्यों लगाए? हाँ 2 3 4 जितने चाहे उतने लगा लो, 2 से स्टार्ट कर लेते थे ताकि जनरल फॉर्मूला बना लेंगे और उसके बाद आराम से करने में जितने चाहेंगे उतने लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इनका कहना है कि हम करंट इधर भेज रहे हैं, इनका कहना है कि हम करंट इधर भेज रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो तुमको साफ लग रहा होगा कि ये दोनों लोग तुम्हारे पास जो है, ये दोनों लोग असिस्ट कंडीशन में, किस में है ये दोनों लोग? दोनों लोग तुम्हारे पास जो है असिस्ट कंडीशन में, ठीक, सपोर्ट कंडीशन में। मैंने कहा कि मैं तुम लोग का एक इक्विवेलेंट उतारना चाहता हूँ, मैं 2 सेल नहीं निकालना चाहता, मैं एक सेल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है, इसको हम लोग ई इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इसको हम लोग आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं, ठीक है। और हम लोग ने ये करंट यहाँ पे बोला, समझिएगा। इसको मैंने अपना ए पॉइंट मार्क कर लिया, इसको मैंने अपना बी पॉइंट मार्क कर लिया, और इसको मैंने अपना सी पॉइंट मार्क कर लिया, इसको मैंने अपना ए पॉइंट मार्क कर लिया, इसको मैंने अपना सी पॉइंट मार्क कर लिया। ए से सी के बीच में मैंने बहुत सारे सेल रख लेने हैं, या 10 रख लेने हैं, या 20 रख लेने हैं, या 2 रख लेने हैं, मेरी मर्जी, मैं उसका इक्विवेलेंट आपको निकाल के दूंगा, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ पहले। मैंने लिखा VA माइनस तुम्हारे पास VB, ठीक है। ये क्या है? ये तुम्हारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास अक्रॉस क्या नाम है, सेल 1 है, हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब VA माइनस VB को अगर ध्यान से देखें तो हमें समय E2 R2 से क्या मतलब है? हमें समय E1 R1 से मतलब है। E1 की पॉजिटिव प्लेट से, E1 की पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। अगर करंट बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि डिस्चार्जिंग हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग हो रही है तुम्हारे पास किसकी? सेल 1 की हो रही है। तो VA माइनस VB को अपने को बनता है कि वो लिखूं मैं E1 माइनस I इंटू तुम्हारे पास कितना R1। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, सिंपल सी बात है। इस सेल की अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्जिंग के हिसाब से मैं बड़े आराम से VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1 लिख सकता हूँ, ठीक। अब अगर हम बात करें कि E2 सेल का क्या हो रहा है, सर E2 सेल की भी डिस्चार्जिंग हो रही है, तो सिमिलरली मैंने VB माइनस VC इज इक्वल टू लिख दिया क्या, E2 माइनस I इंटू R2 लिख दिया, बिल्कुल सही है, ठीक। अब मैं जरा इनकी बात करता हूँ, इन पे क्या हो रहा है? सर इन पे भी तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग ही हो रही है। अगर इन पे डिस्चार्जिंग हो रही है तो कैसे लिखेंगे? VA माइनस VC इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस तुम्हारे पास I इंटू R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करो। मैंने ऐड किया 1 एंड तुम्हारे पास 2 को ऐड किया, ठीक। VA
माइनस VB प्लस VB माइनस VC इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 प्लस तुम्हारे पास जो है E2 माइनस I तुम्हारे पास R2। सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे देखा तो ये लिखा था E1 प्लस तुम्हारे पास E2 माइनस तुम्हारे पास I R1 प्लस तुम्हारे पास कितना R2। यहाँ से VB और VB कटा तो ये लिखा था क्या VA माइनस VC, बिल्कुल लिखा हुआ था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा तो क्या पता चला हमको, हमने यहाँ पे देखा तो हमको पता लगा कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक, कंपेयर किया हमने इक्वेशन नंबर 4 को एंड इक्वेशन नंबर 3 को, तो पता लगा कि E इक्विवेलेंट जो है वो तुम्हारे पास आ गया कितना E1 प्लस E2 आ गया, और R इक्विवेलेंट जो है वो आ गया R1 प्लस तुम्हारे पास R2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास सेल्स आपस में कनेक्ट होंगे तो जिस तरीके से, एक मिनट की कहना बोल रहे हैं क्लास चल रही है। हाँ मम्मी ऊपर भगा दिया, ऊपर नहीं भगा दिया, अभी यहाँ से गई है, कहाँ गई? वॉशरूम गई है शायद, ऊपर गई है, अभी गई जस्ट। मेरी तबीयत ठीक है, मम्मी ठीक है, बढ़िया, हाँ बेहतर बेहतर बहुत अच्छा है। हाँ अभी ले रहे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये सेल्स को अगर आप देखें तो ये सीरीज में तुम्हारे पास दोनों के दोनों सेल लगे हुए हैं। अगर आपने इसका इक्विवेलेंट ले लिया है तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरीके से बनेगा। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड दैट E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब यहाँ पे आप दो नहीं 2000 सेल लगा दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग ऐसे करेंगे कि E1 R1 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और E2 और R2 तुम्हारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे करते 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 बहुत सारे सेल लगे होंगे, ठीक है। तो इन बहुत सारे सेल को हम सॉल्व क्या एक एक करके करेंगे? नहीं, आप एक एक करके नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे लिखेंगे E इक्विवेलेंट, ठीक है। आप कहोगे कि इसमें से कोई सेल ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी पोलैरिटी चेंज कर ले, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। ये करंट इधर निकाल रहा है, ये करंट इधर निकाल रहा है, ये करंट इधर निकाल रहा है, सब लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि E1 प्लस E2 प्लस तुम्हारे पास E3 अप टू तुम्हारे पास कितना ये En के बराबर हो गया। एंड R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, अप टू तुम्हारे पास कितना Rn के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट तुम्हारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला लेकर के आ जाएगा n सेल्स के लिए, यदि ये n सेल्स तुम्हारे पास सीरीज में लगे होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी लोग को? इतना लिखिए पहले आप। क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, कहाँ नहीं है? कल कहाँ जाना था? संडे को जाना था। हाँ उसमें उनके पापा मम्मी गए थे। उन्होंने कहा हम चले जाते, शादी में तुमने निपटा लेना। अब 14 अप्रैल को शादी पड़ गई, 15 अप्रैल को गट्टू की है। सभी लोग क्लियर हुआ? तो मेन चीज आप ये समझिए कि हम E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे। R इक्विवेलेंट का सभी लोग पहले रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए सभी लोग पहले।